नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछले कुछ दिनों से हम UPSSC 2021 में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में उसके प्रश्नों को देख रहे थे। तो इसी सिलसिले में आइए देखते हैं कि 2021 में जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के प्रश्न थे। सिलेबस में आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय इतिहास, जिससे 5 अंक पूछे जाएंगे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये है हमारा भारतीय इतिहास, जिससे 5 प्रश्न आएंगे। दूसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिससे कुल 5 टॉपिक है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, हम इन दोनों को अलग अलग न देखते हुए इन दोनों को हम एक ही देखें तो इतिहास से कुल 10 प्रश्न आएंगे। तो आइए हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अलग अलग देखेंगे। तो आइए हम शिफ्ट 1 में पूछे गए दोनों सेक्शन के प्रश्नों को सम्मिलित रूप से देखने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या पूछा था और आगे प्रश्न क्या बन के आने की संभावना है। शिफ्ट 1 का पहला प्रश्न, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सही क्रम लगाना है और दिए गए कूट से चयन करना है। तो हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 तक था, जबकि अकबर का शासनकाल 1565 से लेकर 1605 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन वर्ष था 1296 से 1316 तक, जबकि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। तो इस प्रकार देखें तो इल्तुतमिश पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे नंबर पर शेरशाह सूरी और सबसे लास्ट में आएंगे अकबर। तो फ्रेंड, इस तरह के प्रश्नों में अगर 1 और 2 अगर आपको मिल जाता है तो दिए गए विकल्प से हो सकता है कि वो सही मिले, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। आइए देखते हैं विकल्प में। दिए गए विकल्प के अनुसार अगर आपको 4 और 3 मालूम है तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो 4, 3 के बाद अगर आपको पहला और दूसरा नहीं पता है तो भी अब 4 और 3 अगर पता है तो आप सही आंसर जा सकते हैं। आपका सही आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए तुकाराम। तुकाराम 17वीं सदी के भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और ये संत शिवाजी के समकालीन थे। जो तुकाराम का दर्शन है वो वारकरी दर्शन कहलाता है, जो वैष्णवों को मानता है। 1608 में ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1650 में होती है। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 में होता है और 1534 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नामदेव, ये भी एक प्रसिद्ध संत थे, इनका कार्य महाराष्ट्र में था। इनका जन्म 1270 में और मृत्यु 1350 में होती है, जबकि शंकराचार्य 508 या 509 में जन्म हुआ था BC में। 477 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इनका योगदान है, ये 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी और इनका जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत है। तो दर्शन के बारे में पूछा जाता है कि अद्वैत वेदांत दर्शन का किस संबंध किससे है, तो आप बताएंगे शंकराचार्य से। मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने 1674 में डाली थी और इनका जो रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो संत शिवाजी ने। कब डाली थी? 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1774 से लेकर 1785 तक था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 2 प्रमुख कार्य हुए थे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आना और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1784 में। तो ये 2 काम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, जबकि लॉर्ड क्लाइव 1725 से 1774 तक थे और लॉर्ड क्लाइव को वास्तव में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और प्लासी का युद्ध
रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच हुआ था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसी कारण क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो आप बताएंगे लॉर्ड क्लाइव। जबकि लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से लेकर 1880 तक था। 4 साल इनका कार्यकाल था और इनके कार्यकाल की एक प्रमुख बात जो थी वो 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। जबकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक था और इनके कार्यकाल में 3 प्रमुख चीज़ें हुई थी। पहला हुआ था जो बाल श्रम निषेध हुआ था, और दूसरा हंटर आयोग की स्थापना हुई थी 1982 में, और तीसरा पहला फैक्ट्री अधिनियम 81 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। तो ये 3 फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछा सकता है कि बाल श्रम निषेध कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, चरक संहिता संबंधित है ए राजनीति, बी चिकित्सा, सी वास्तुकला, डी गणित। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके जो रचयिता हैं वो चरक हैं, इसी के नाम पर इसको चरक संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। ए BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं बल्कि 1707 में हुई थी और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और ये 6वां मुगल शासक था। अकबर के बाद सर्वाधिक शासन करने वाला औरंगजेब ही था जिसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि अकबर के बाद सर्वाधिक शासन करने वाला शासक कौन था, तो आपको बताना है औरंगजेब। कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था, यानी ईसा पूर्व 261 में, और अशोक के 13वें शिलालेख में यह प्रमाण मिलता है कि अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध वे लड़े थे। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी कथन सही है। और एक प्रश्न यहाँ भी नोट कर लीजिए कि जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व या BC में हुई थी। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है, कभी पूछा सकता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 57 ईसा पूर्व या 57 BC। जबकि मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी से माना जाता है, जब हज़रत मोहम्मद साहब मदीना के लिए कूच किए थे, उसी समय से माना जाता है कि मुस्लिम युग की शुरुआत तब से हुई। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। और इनका एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको 1867 या 68 में दिया था। इन्होंने बताया था कि भारत में जो धन है वो भारत से बाहर चला जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था और उन्होंने बताया था कि उस समय वर्तमान समय में भारतीयों की आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। जबकि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी तिलक और अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1915-16 में अपने अपने अलग अलग होम रूल की स्थापना की और इनका मेन उद्देश्य था भारत को स्वराज की प्राप्ति कराना। यह कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था बल्कि स्वराज की प्राप्ति ये अहिंसात्मक तरीके से लेना चाहते थे। इसमें लोकमान्य तिलक जो थे, इनके जो कार्य क्षेत्र थे वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत अर्थात जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश वाला एरिया है, और बरार, ये 4 क्षेत्रों में इनका काम था और बाकी पूरे इंडिया में एनी बेसेंट का काम चलता था। लेकिन बाद में ये दोनों होम रूल लीग 1920 आते आते एक में मिल गए और होम रूल लीग दोनों का दोनों समाप्त हो गया।
तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही अपने अपने होम रूल की स्थापना 1916 में ही की थी। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछे कि सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले तिलक जी ने किया था। इन्होंने किया था अप्रैल में और एनी बेसेंट ने किया था सितंबर में। अगला फ्रेंड्स मिलान से है, आइए देखते हैं। तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसका 3 होगा। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जबकि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। आइए हम थोड़ा थोड़ा इन चारों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी 1828 अगस्त में। हालांकि राजा राम मोहन राय इसके पहले 1915 में आत्मीय समाज की स्थापना कर चुके थे और ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत ये कराया गया था, जिसमें प्रमुख बल जो दिया गया था सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयास किया गया था और ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में ब्रह्म समाज काफ़ी सफल रहा। आगे चलकर राजा राम मोहन राय के बाद द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी इस आंदोलन से जुड़े। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का संबंध किस समाज से है, तो आप बताएंगे ब्रह्म समाज। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी और ये वेलूर बंगाल में स्थापित किया गया था। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ये 1875 में स्थापित हुआ था मुंबई में। और दयानंद सरस्वती जी का एक प्रमुख नारा है आर्य समाज का, वेदों की ओर लौटो। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, या किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे आर्य समाज से। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपको बताना है दयानंद सरस्वती। चौथा और आखिरी है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा C 3125। तो अमरों का नारा किसने दिया, ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ग्वालियर टैंक मुंबई, जिसका वर्तमान में नाम अगस्त क्रांति मैदान है, वहाँ से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था कि करो या मरो। और 8 अगस्त को यह शुरू हुआ था और 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर। तो ये प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े नेता थे सबको कैद कर लिया गया था और गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में कैद कर दिया गया। और भारत छोड़ो का नारा जो लिखा था वो यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। और 9 अगस्त से एक और भारत में इतिहास में प्रश्न जुड़ा है कि 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो आप इससे को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें ट्रेन डकैती हुई थी और 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को कहाँ कैद किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तो आप बताएंगे आगा खां पैलेस पुणे में। भारतीय इतिहास से संबंधित शिफ्ट 1 का आखिरी सवाल, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जीबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1939 में और यह अधिवेशन कहाँ होना था, त्रिपुरी में होना था। तो प्रायः इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1929 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। वहाँ के जो सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय भाषण है गांधी जी को उतना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डिसीजन लिया कि 1939 में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और अपने उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने खड़ा किया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने पर्चा भरा तो गांधी जी को ठीक नहीं लगा और सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आगे चलकर इस्तीफा दे दिया और जिसकी अध्यक्षता आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और पट्टाभी सीतारामैया की हार के बाद गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा देकर 1939 में बंगाल में जाकर कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी, 1939 में। कहाँ की थी, कोलकाता में। और त्रिपुरी अगर पूछा जाए कि त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इतिहास से प्रश्न कैसे बन रहे हैं और किस प्रकार के बन रहे हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।